चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज बिहार पे इसका न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखेंगे? 14 देखेंगे। आज न्यू प्रैक्टिस सेट जो सर करवा रहे हैं क्लास में, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 14 है। इसका टेस्ट हुआ था 15/7/2024 को टेस्ट हुआ था। उसी का जो है ना, इसी का टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप जो क्लास देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें आपको PDF लिंक मिलेगा। एक टेस्ट ग्रुप का है, एक PDF ग्रुप का है, तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक में PDF सारा डाला जाता है जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, और एक में जो है ना शाम में 3 बजे बिहार पे इसका प्रैक्टिस सेट होता है बोर्ड के माध्यम से, और शाम में जो एडिटोरिया 7500 है उसका शाम में 7 बजे टेस्ट होता है। सभी लोग टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा जितने भी बिहार से रिलेटेड जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी प्रैक्टिस सेट मटेरियल होता है सारा उस पर हम डाल दें। जितना भी इस पर क्लास आता है सारा का आप उसको उस पर PDF मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और पीछे जो है इसका न्यू प्रैक्टिस सेट 13 मतलब 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी नहीं देखें इसका क्लास, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। 13 अभी का न्यू प्रैक्टिस सेट और पहले का 10 प्रैक्टिस सेट करवाए थे जो पुराना वाला था, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसको भी आप सारा को अंत समय में रिवीजन कर जाइए। बहुत अंत समय में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा एग्जाम में देखने को। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए। बहुत मेहनत से ना आप लोग का क्लास लाया जाता है। तो आप लोग इतना तो है ना कि आप क्लास को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा सारे क्वेश्चन को। हम सारा क्वेश्चन जो याद करवा देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। आज पूरा 14 प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट करते हैं। आप लोग को लास्ट में बताना है कितना नंबर आया नहीं आया, ठीक है? बाकी ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संभाववाद विचारधारा के समर्थक थे, कौन थे? कह रहा है कि संभाववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है संभाववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइडल डी लाप्लास। क्या होगा? बाइडल डी लाप्लास। तो संभाववाद है। संभावनावाद विचारधारा के समर्थक कौन थे? बाइडल डी लाप्लास थे, याद रखिएगा, ठीक है? तो संभावनावाद विचारधारा के समर्थक वाई डी लाप्लास तथा MS फ्रेबे थे। क्या थे? MS फ्रेबे। याद रखिएगा संभावनावाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिल्की वे, जिसको ना मंदाकिनी कहते हैं, मिल्की वे जिसको मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा का आकार कैसा है? बताइए। मिल्की व मतलब जिसको मंदाकिनी कह सकते हैं, आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्पिकार है। क्या है? तो सर्पाकार है, सर्पाकार होगा, सर्पाकार है। क्या है? तो सर्पाकार है। तो याद रखिए गंगा माफोई का बोलेगा तो क्या है? तो दीर्घवृत्ताकार होगा, उसका दीर्घवृत्ताकार होगा। और सेंटोस ए बोलेगा तो इसका क्या होता है? अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। लेकिन यहाँ मिल्की वे पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा? तो सर्पाकार होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि जाती है, और तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई 1 सेंटीमीटर पर होती है? तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 मीटर होता है। क्या होता है? 32 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है? कह रहा है कि बुरहान की पहाड़ी जो है किस देश में स्थित है? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत में स्थित है। कहाँ है? कुवैत में। तो याद रखिएगा ना कि बुरहान की पहाड़ी कुवैत में स्थित है, तथा यह विश्व की एक प्रमुख खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चंबल का बीहर प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं? कह रहा है कि चंबल का बीहर प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अवनालिका अपरदन। क्या होगा? अवनालिका अपरदन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था किस पंचवर्षीय योजना? बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो 6 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या होगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखिए भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना अक्टूबर 2004 में क्या हुआ? शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? बताइए।
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई गैस परिवहन है। क्या है? रसोई गैस परिवहन है। तो जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य रसोई गैस परिवहन है। यह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की परियोजना है। ये जो गुजरात के जामनगर को यूपी के लोनी से क्या करता है? जोड़ता है। आई क्वेश्चन रही 8 पे करा, ईगल नेस्ट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बताइए, ईगल नेस्ट वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आई क्वेश्चन रही 9 पे करा कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? बताइए, कह रहा है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो 9 का जो सही उत्तर होगा, 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सहरसा में। कहाँ होगा? सहरसा में। कहाँ? सहरसा में। तो बिहार में सहरसा में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। और बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर ताल झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर जो है नक्सीवो झील है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 10 इसमें क्या बोलता है? बिहार पुलिस एग्जाम में आपको 5 से 6 इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, इसलिए अच्छे से बारीकी से देखिए। हर सेट में आपको जब पूरा रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको इंग्लिश ऐसे भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा उतना इधर उधर मत जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर कह रहा है कि द सिमिलर वर्ड डिस्ट्यूट मीन्स क्या होगा? खाली स्थान दिया हुआ है, कह रहा है द सिमिलर वर्ड डिस्ट्यूट मीन्स क्या होगा? तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 10 है। क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइपर होगा। क्या होगा? पाइपर। और आज से जो है ना आप लोग को जो 5-6 नंबर का जो हिंदी क्लास आएगा, मतलब हिंदी का जो क्वेश्चन आएगा, तो सर जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में जो रोशन सर दिए थे, हिंदी का नोट्स दिए थे, तो उसका हम ना चैप्टर बाई आपको हम ना उसमें करवा देंगे, ख़त्म करवा देते हैं, देखते हैं आज जो है, और उसका PDF भी डाल देंगे। उससे जो है ना उसका हिंदी करवा देंगे। बाकी प्रीवियस सर का करवा ही दिए 2 क्लास, तो कुछ और बचा है उसका भी करवा देंगे। बाकी उसका देख लीजिएगा ना। तो बाकी आपका जो सर दिए हैं हिंदी का नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका हिंदी नहीं छूटने वाला है, इतना तो याद रखिए। और बाकी प्रीवियस सर जो पेपर हम भेजे थे उसको आप देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि द सिमिलर वर्ड डिस्ट्यूट मीन्स क्या होगा? तो पे ऊपर होगा। क्या होगा? पे ऊपर। आगे क्वेश्चन 11 पे कह रहा है कि द अपोजिट ऑफ एफ्लुएंट मीन्स क्या होगा? द अपोजिट ऑफ एफ्लुएंट मीन्स क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर और समृद्ध धनी होता है, पुअर मतलब क्या होता है? गरीब होता है। इसका राइट आंसर पुअर होगा। आई क्वेश्चन 12 पे कह रहा आइडम स्पीक एंड स्पैम मीन्स क्या होगा? आइडम स्पीक एंड स्पैन क्या होगा? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 12 का ए होगा, नीट एंड क्लीन। क्या होता है? नीट एंड क्लीन। तो स्पीक एंड स्पैम का मतलब यहाँ पूछ रहा था, आइटम दिया होता है, स्पीक एंड स्पैम का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ना साफ़ सुथरा होता है। जो ऑप्शन में दिया गया है तो इसका होता है नीट एंड क्लीन होगा। ठीक है। आई क्वेश्चन 13 पे कह रहा है कि आइटम में यहाँ पे दिया है बी इन पिकल, यहाँ पे मीन्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? बी इन पिकल। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या होगा? इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई क्वेश्चन 14 पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेज प्लीज, खाली स्थान यूज सिगरेट। क्या होगा बताइए? कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेज प्लीज यू सिगरेट की क्या होगा? तो 14 का जो सही उत्तर होगा, इधर आइए, तो 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, पुट आउट होगा। क्या होगा? पुट आउट। आई क्वेश्चन 15 पे कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, दे नीड टू डू दिस वर्क। इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। कह रहा है दे नीड टू डू दिस वर्क, दे नीड टू डू दिस वर्क। एक क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए जरूर रहेगा। तो दे नीड टू डू दिस वर्क का क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है। क्या है? दे नीड मतलब आवश्यकता होता है। ठीक है। तो कह रहा है दे नीड टू डू दिस वर्क, डू दिस मतलब का क्या होता है? काम करना। तो दे मतलब उन लोगों को काम करने क्या है? तो ज़रूरत है। ठीक है। आई क्वेश्चन रही 16 पे कह रहा है कि पार्टिसिपल इज पार्टिसिपल इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन क्या भराएगा? तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव। आई क्वेश्चन 17 पे कह रहा है ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर वर्ड आर केप्ट। तो 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवियरी होगा। क्या होगा? एवियरी। आई क्वेश्चन 18 पे कह रहा है कि ब्रासिका कंप्रेस्ड वैज्ञानिक नाम किसका है? ब्रासिका कैम्पेस्ट वैज्ञानिक नाम किसका है? तो 18 का जो सही उत्तर होगा, 18 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, सरसों का है। किसका है? सरसों का। धान का बोलेगा तो क्या होता है? धान का होता है ओराइजा सटैवा होता है। मटर का बोलेगा तो मटर क्या होता है? मटर का पाइसम सटाइबम होता है। क्या होता है? पाइसम सटाइबम।
गेहूं का बोलेगा तो गेहूं का क्या होता है, गेहूं का होता है ट्रीटकम एसिटिवम। तो धान का ओराइजा सटैवा, मटर का बोलेगा तो पाइसम सटैवम, गेहूं का बोलेगा तो ट्रीटकम एसिटिवम, और सरसों का बोलेगा तो क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेसिटस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है निम्न में से किसे में डीएनए नहीं पाया जाता है, बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी क्वाय में डीएनए नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा डीएनए केंद्रक हरित लवक एवं तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तथा गोल्जी क्वाय में नहीं पाया जाता है, याद रखिए। और गोल्जी क्वाय की खोज जो है 1898 में कैमियो गोल्जी ने किया था। कौन किया था, कैमियो गोल्जी ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है, बताइए। कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। उपरोक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम मिलकर क्या बनेगा, प्लस प्लस थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बराबर क्या बनेगा, फिब्रिन बनेगा, और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु क्या बनेगा, रक्त का थक्का बनेगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस प्लस थ्रोम्बिन का निर्माण होगा, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन तो फिब्रिन बनेगा, और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु बोलेगा तो रक्त का थक्का। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना गलत है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, जीका बुखार होता है एडीज मच्छर के कारण होता है, बिल्कुल सही है। जीका बुखार होता है जो एडीज मच्छर का होता है, बिल्कुल सही है। एथलीट फूड जो है एक्रेस स्केबीज से होता है, ये क्या है, गलत है। एथलीट फूड जो होता है एक्रेस स्केबीज से होता है, ये गलत है। एथलीट फूड टीनिया कैम्पेटिस कवक से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एथलीट फूड होता है जो टीनिया क्या होता है, टीनिया जो है ना, टीनिया कैपेटिस कवक से होता है, टीनिया कैपेटिस कवक से होता है, याद रखिएगा। तो एथलीट फूड जो होता है टीनिया कैपेटिस कवक से होता है, ना कि एस्केरिस स्केबिस होता है, इसलिए बी का क्या था, गलत था। और दम्मा बोलेगा, दम्मा एस्परजिलस फ्यूगोमेगेट्स होता है, बिल्कुल सही है। और गंजापन बोलेगा टीनिया कैपेटिस से होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। गंजापन भी टीनिया कैपेटिस से होता है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि मकड़ों का अध्ययन, कह रहा है कि मकड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। मकड़ों का जो अध्ययन है ना उसको क्या कहते हैं, तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिनोलॉजी कहते हैं। तो मकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, एरिनोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। मकड़ों का अध्ययन एरिनोलॉजी, तो मकड़ों का अध्ययन एरिनोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन बोलेगा तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन बोलेगा तो एंटेमोलॉजी, क्या होगा, एंटेमोलॉजी। और महामारी और उनके उपचार से संबंधित बोलेगा तो क्या होगा, एपिडियोमियोलॉजी, क्या होगा, महामारी और उनके उपचार से संबंधित बोलेगा तो एपिडियोमियोलॉजी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 23 पे कह रहा है शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है, बताइए। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है, तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सेकेंड, क्या होगा, 23 सेकेंड लगता है। आइए क्वेश्चन 24 पे कह रहा है शरीर का समान ताप यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे गिर जाए तो स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है कि शरीर का समान ताप यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथीमिया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, बताइए। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो हृदय है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग बोलेगा तो हृदय होता है। और सबसे कम पुनरुद्भवन भवन क्षमता बोलेगा किसमें होता है, मस्तिष्का कोशिका में होता है। और सबसे अधिक बोलेगा तो पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होता है, सबसे अधिक बोलेगा पुनरुद्भवन क्षमता तो यकृत में, और सबसे कम बोलेगा तो मस्तिष्क में, और सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विटामिन B7, कह रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोटीन है। क्या है, बायोटीन है। विटामिन B1 बोलेगा तो थायमीन होगा, विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 बोलेगा तो नियासिन, और विटामिन B6 बोलेगा पेंटोथोनिक अम्ल, और विटामिन 5 बोलेगा तो पेंटोथोनिक अम्ल, और विटामिन B6 बोलेगा तो क्या होगा, पैराडॉक्सिन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन B7 बोलेगा तो बायोटीन, और विटामिन B11 बोलेगा तो फॉलिक अम्ल, और विटामिन B12 बोलेगा तो साइनोकोबाल्मीन होगा। इसलिए फिर से देखिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विटामिन B1 बोलेगा तो थायमीन, B1 तो थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, 3 तो नियासिन, 5 तो पेंटोथोनिक अम्ल, क्या होगा, 5 तो पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन B6 बोलेगा तो पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 तो पैराडॉक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा।
ऐसे बोलेगा याद होगा। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 बोलेगा फॉलिक अम्ल, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई। इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था, बताइए क्या होगा। तो 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया, जवाहरलाल नेहरू ने। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे कह रहा है किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, बताइए। कह रहा है किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि विधियों का समान संरक्षण, कह रहा है विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, बताइए। विधियों का समान संरक्षण जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका से ग्रहण किया गया। कहाँ से, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है, बताइए। कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना की उद्धृत किस भावना पर आधारित है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, उपरोक्त सभी पर है। क्या है, उपरोक्त सभी पे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पे भी है, समानता बंधुत्व भावना पे भी है, स्वतंत्रता की भावना पे, तीनों पे है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय का होता है। किसका होता है, उच्चतम न्यायालय का। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है एवं जो है ना उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि राष्ट्र सूची में शामिल विषय कौन सा है, बताइए। राष्ट्र सूची में जो शामिल विषय कौन कौन है। तो राष्ट्र सूची में जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना विषय, इसमें ऑप्शन में कौन था, जिसका ऑप्शन नंबर सी था, कारागार था। क्या था, कारागार। तो राष्ट्र सूची में शामिल विषय कौन सा है, तो कारागार है। याद रखिएगा राष्ट्र सूची में वर्तमान में कितना विषय, 61 है। कितना, 61 विषय राष्ट्र सूची वर्तमान में, जिसमें शामिल कौन कौन है, देखिए। लोक व्यवस्था हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, स्थानीय शासन हो जाएगा, कृषि आय हो जाएगा, कृषि आय पर कर, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कारागार, मादक पेय पदार्थ, मादक पेय पदार्थ का उत्पादन और पथ कर, ये सब क्या है। तो ये जो है ना राष्ट्र सूची का विषय है, ठीक है। अगर सेनाएं बोलेगा, बीमा बोलेगा, टेलीफोन बोलेगा तो किसका है, तो केंद्र सूची का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा, बताइए। कह रहा है अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद 19 का जो निलंबन है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा। तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1952 को किस देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 55 विकास खंडों में। क्या होगा, 55 विकास खंडों में। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अनुच्छेद 324। क्या होगा, अनुच्छेद 324। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया का संबंध में गलत कथन का चुनिए। क्या होगा इसमें गलत कथन, देखिए चुनते हैं कि कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल क्या है, सही है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी प्रारंभ किया जा सकता है, तो सही है। और दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। ए बी भी क्या है, तो सही है। और आगे कह रहा है संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बिल्कुल क्या है, गलत है। संविधान जो है ना, संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक को कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कथन जो है ना सी क्या है, तो गलत है। और डी में क्या है, ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पारित होना आवश्यक है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है ना अंत समय में हम बता रहे हैं ना, आप लोग अंत समय में, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए। जितना क्लास करवाए हैं ना, आप क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट जो भी अगर मन है तो आप लगाइए, बाकी जितना होता है आप बस बुक से पढ़िए। जो भी टॉपिक है उठा लीजिए, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया और बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, कुछ टॉपिक उठा लीजिए, बस उसको पढ़ लीजिए। बाकी ज़्यादा जितना हो सके ना प्रैक्टिस सेट जितना करवाएं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी जितना इसका प्रैक्टिस सेट पहले जो भेज चुका है ना 16 प्रैक्टिस सेट,
मतलब 14 सॉरी 16 नहीं तो अभी 14 हो ही रहा है, मतलब 13 प्रैक्टिस जो भेजे हैं ना उसका डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो हम बुक का डिटेल भेज रहे हैं उसको बाकी देख लीजिए। ज़्यादा देखिएगा ना कि आज अभी जो है ना आपको लगातार 5-6-7 दिन आपको बस थंबनेल ऐसा मिलेगा कि आपको क्वेश्चन बस लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा, बस आपको ऊपर से थंबनेल रहेगा 2 नंबर पक्का। इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, सही बता रहे हैं। इसलिए आप लोग को पता है कि कौन सा सही है, कौन सा ऑथेंटिक चीज़ देखिए जिसमें ना आपको फ़ायदा हो। जितना ऑथेंटिक चीज़ देखिएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। अंत समय में ना बाकी जितना क्लास हो रिवीजन कीजिए, और बाकी जो 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे सर, जो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, उसका टोटल जो है ना 18 टेस्ट हुआ है, उसका 17 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। कल 17 प्रैक्टिस सेट नंबर आया था, उसका 1 प्रैक्टिस सेट और 1 करंट अफेयर्स का बचा हुआ, उसको भी करवा देंगे। तो उसमें सोचिए कि उसका 1800 क्वेश्चन उसका हुआ। बाकी इसका सोचिए कि 14 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शायद लगता है ना सर करवा दिए हैं, सर लगता है 18 तक करवाए हैं प्रैक्टिस सेट, इसको भी ख़त्म कर देंगे। आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट ला के ना ख़त्म कर देंगे। तो इसी सब को जो अच्छे से रिवीजन की जो पढ़े हुए हैं, बाकी जितने क्लास हुआ है इस चैनल पे सारा प्रैक्टिस सेट जितना हुआ है, हिंदी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जीके का प्रैक्टिस सेट का सारा एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ना, आप एडुटोरिया जो पढ़ाए हैं ना, एडुटोरिया को जो क्लास लिए हैं, शायद 64 क्लास लिए हैं, उसका 64 क्लास देख लीजिए, पूरा देख लीजिए। आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा ऐसे ही, बहुत उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। बाकी जो 7500 हो रहा है इसका, तो बाकी हम करवा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। बाकी यही सब आपको देखने में जो है अंतिम समय में फ़ायदा करेगा। जितना अंतिम समय में रिवीजन होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वो कीजिए। आई क्वेश्चन है 37 पे, देखिए 37 में क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्वों में बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं, क्या बनते हैं? कह रहा है रेडियो सक्रिय तत्वों में बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। तो 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संभारिक है। क्या है? संभारिक, याद रखिएगा, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 38 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार होता है, क्या होता है बताइए? फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार क्या होता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड होता है। क्या होता है? पिरामिड होता है। तो फॉस्फिन का आकार पिरामिड होता है तथा इसका बंधन कोण 107.5 डिग्री होता है। क्या होता है? 107.5 डिग्री होता है। मेरा जो पता है उद्देश्य यही रहता है ना, हर क्लास में जो करवाते हैं प्रैक्टिस सेट जो भी करवाते हैं, मेरा उद्देश्य यही रहता है ना कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है ना याद हो जाए। एक बच्चे होता है ना डिस्कशन की तरह होता है ना, वैसे करवाते हैं, ना कि होता है ना कि हम समय दे करके होते हैं कि 20 मिनट आए हैं 100 क्वेश्चन पूरा ख़त्म कर दिए। मेन उद्देश्य होता है कि आप समय दीजिए, 5 मिनट समय ज़्यादा दीजिए, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन याद हो ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। कि एक क्लास को 10 बार ना देखने से अच्छा एक क्लास को 2 ही बार अच्छे से देखें, एक ही बार अच्छे से देखें कि सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाए, कि ऑप्शन पे जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आए तो हम उस क्वेश्चन को सही कर पाएँ। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए क्लास मेरा ना 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का क्वेश्चन मतलब क्लास रहता है। जबकि बिहार पुलिस का बात करें जिसमें मैथ का सोल्यूशन नहीं करवाते हैं, अगर मैथ का सोल्यूशन करवाएंगे तो 1 घंटा प्लस जाएगा। सोचिए कि मैथ का सोल्यूशन नहीं करवाने पे, रीजनिंग का सोल्यूशन नहीं करवाने पे मेरा हर क्लास जो है ना प्रैक्टिस बिहार पुलिस का कम से कम 35 प्लस रहता है। आप इस चीज़ को देखिए, बाकी बहुत सारा क्लास देखिएगा, आपको 20 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है। यही देखिए कि हम कितना क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, कितना अच्छे तरीके से हम ना क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको याद करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा उद्देश्य यही होता है। बाकी कम लोग देखिए वो बात अलग है, लेकिन आप पता है ना कि अच्छी चीज़ को लोग पसंद नहीं करते हैं, बात वही चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं होता है कि हमको बस अपने आप में बस ये करना है, हमको ख़त्म करना है। बाकी ये चीज़ होता है कि सही आंसर बताएं, आपको सही से आपको याद करवाएं। रिवीजन मतलब होता है आपको याद करवाना। अंत समय में जितना होता है आपको रिवीजन ही करवा रहे हैं आपको, ना कि आपको हम अलग से ज्ञान दे रहे हैं। हम आपको एक तरह से रिवीजन ही करवा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर, आपको 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन याद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं बताइए? परम शून्य ताप कहते हैं, किसको कहते हैं परम शून्य ताप? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस होगा। याद रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। और ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है उसे परम ताप पैमाना कहलाता है, ठीक है। आई क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है बताइए? निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। आई क्वेश्चन 41 पे कह रहा है कि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि क्या कारण है बताइए?
कह रहा है कि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मिलीन पड़ जाती है, क्योंकि क्या कारण है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, उसमें सभी होगा। ठीक है, उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, बिल्कुल क्या है, सही है। और सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प में संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, ये भी सही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, ये भी क्या है, कथन सही है। तो तीनों कथन क्या है, सही है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या प्रक्रिया से बनता है, क्या बनता है बताइए। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है, तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। क्या होगा, मीथेन गैस। आई क्वेश्चन 43 पे कह रहा है चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निषेधक के रूप में प्रयोग किया जाता है बताइए। कह रहा है कि चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ने समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में किसका मिश्रण निषेधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण निषेधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई क्वेश्चन 44 पे करा निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है बताइए। निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरोट्रोपिन होगा। क्या होगा, ईरोट्रोपिन। आई क्वेश्चन 45 पे कह रहा है कि मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार है, क्या है। मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार क्या है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एस्टर है। क्या है, एस्टर है। आई क्वेश्चन 46 पे कह रहा है गीता ने सीता को मारा। यहाँ देखिए हिंदी क्वेश्चन है, गीता ने सीता को मारा, वाक्य में गीता कौन सा कारक है बताइए। गीता ने सीता को मारा, इसमें कौन सा कारक है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, करता है। क्या है, करता है, कर्ता कारक है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 47 पे कह रहा है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आई क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। आई क्वेश्चन 49 पे कह रहा है कि मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में भेद बताइए। क्या है, बताइए कौन सा भेद है। मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक है। क्या है, विधानवाचक वाक्य है। आगे ये क्वेश्चन 50 पे ये कह रहा है कभी मंच कविता सुना रहा है, कभी मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य जो है ना बताइए क्या होगा। कभी मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि होगा। क्या है, कवि मंच पर कविता सुना रहा है, इस वाक्य में कवि क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब क्या होता है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब विधेय मतलब क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय होता है। आगे क्वेश्चन 51 पे कह रहा समूह का विलोम शब्द क्या होगा। समूह का विलोम शब्द क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विमुख होगा। क्या होगा, विमुख होगा। आगे क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कि आगे बढ़कर स्वागत करना। कह रहा है आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या है बताइए। आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, 52 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, अगुवानी होगा। क्या होगा, अगुवानी। तो कह रहा है आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अगुवानी होगा। क्या होगा, अगुवानी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है। कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध भाग कौन सा है बताइए। इसमें कह रहा है शुद्ध भाग कौन सा है। देखिए इसमें पढ़ रहे हैं, इसका शुद्ध भाग कौन सा होगा। उनका प्राण पखेरु उड़ गया, ये क्या है, गलत है। उनके प्राण पखेरु उड़ गए, ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ, ये बिल्कुल क्या है, बी नंबर सही है। आगे क्वेश्चन 54 पे कह रहा है सत्य कथन कौन सा है बताइए। इसमें कह रहा है सत्य कथन कौन सा है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पार्सेक बराबर होता है 3.2626 लीप ईयर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक पार्सेक बराबर 3.26 मतलब लीप ईयर होता है। खगोलीय दूरी जैसे बड़ी मात्रा को मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग करते हैं, या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 55 पे कह रहा है कि गॉल्टन की सीटी के द्वारा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज में के क्रिस्टल कंपनों से उत्पन्न करते हैं। कह रहा है गॉल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्रव तरंगे हैं। क्या है, प्रस्रव तरंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से सत्य पैमाना का संबंध किस में स्थापित है। इस ऑप्शन में कह रहा है कि निम्न में से किस में जो है सत्य पैमाना संबंध स्थापित करता है। तो 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, R-O/80 बराबर K-273/100 होगा। ठीक है, इसका जो है 56 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
इसमें F माइनस 32 बटा 180 बराबर सी माइनस ओ बटा 100। आगे क्वेश्चन 57 पे कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों में के प्रकाश से मिलकर बना है। कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। तो सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। और न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये सीधी रेखा में क्या होती है? गमन करती है। और क्वेश्चन 58 पे कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पे करता है? किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर करता है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पे करता है। चालक के ताप पे भी करता है, चालक की लंबाई पे भी करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पे भी करता है। तो कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे? चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। आगे 59 नंबर कह रहा है कि चुंबकशीलता का मात्रक होता है, क्या होता है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी प्रति मीटर होगा, हेनरी प्रति मीटर। आगे कह रहा है कैथोड किरणें के गुण संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में कौन सा कथन मतलब असत्य है? देखिए इसमें कौन कर रहा है असत्य है। देखिए कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती है, बिल्कुल क्या है? सही है। और कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, बिल्कुल क्या है? सही है। और कैथोड किरणें बारे में बोल रहा है ये गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्या है? गलत है। डालती है इसलिए ना नहीं है, इसलिए गलत है। यही ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और कैथोड किरणें धातु के प्लेट को भेदकर पार करती है, तो क्या है? सही है। ठीक है, तो याद रखिए सी नंबर क्या है? गलत है। कैथोड किरणें गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यह कथन गलत है क्योंकि ये किरणों की गैसों का आयनीकृत होता है, प्रभाव डालता है। आगे क्वेश्चन 61 पे कह रहा है कि जीसस क्राइस्ट की माता डोमेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी? कह रहा है जीसस क्राइस्ट की माता डोमेडोना का चित्र जो है किस चित्रकार ने बनाया था कि उसकी जो है ना सर्वश्रेष्ठ कृति थी? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल है। क्या है? राफेल। आगे क्वेश्चन 62 पे करा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया? करा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध में भाग लिया? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लफाइते। क्या होगा? लफाइते। आगे क्वेश्चन 63 पे कह रहा है सुदरक द्वारा रचित मृच्छकटिकम वर्णन करता है किसको? सुदरक द्वारा रचित मृच्छकटिकम वर्णन करता है किसको? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकालीन समाज को। क्या है? गुप्तकालीन समाज को। आगे क्वेश्चन 64 पे कह रहा है पुष्मित शुंग था, बताइए पुष्मित शुंग कौन था? तो पुष्मित शुंग क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। क्या था? एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। आगे क्वेश्चन 65 पे कह रहा है कि बतापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है किसको? बतापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है किसको? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्मन प्रथम को। किसको कहा जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन 66 पे कह रहा है किसने लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? कह रहा है किसने लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। कौन लिखा था? बाबर। तो किसने लिखा था कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो ये बोला था बाबर। ठीक है, बाबर ने यह भी लिखा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। ठीक है, अब बाबर जो है ना 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 67 पे क्वेश्चन 67 कह रहा है कि तुगारिल खां बेग का विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? तुगरिल खां बेग का विद्रोह हुआ था कहाँ? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुआ था। आगे कर 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कर 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैरसे था। कौन था? हैरसे। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था? कह रहा है वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बनारस। क्या होगा? बनारस। ठीक है, आगे क्वेश्चन 70 पे कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया था? कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया था? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। आगे क्वेश्चन 71 पे कह रहा है 19वें तीर्थंकर मलिनाथ की जन्मभूमि थी, क्या थी? 19वें तीर्थंकर मलिनाथ की जन्मभूमि क्या थी? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला था। कहाँ था? मिथिला। तो मलिनाथ की जन्मभूमि बिहार के मिथिला में थी। मैथिलिया जो है ना जैन ब्राह्मणों की शाखा थी। अब मलिनाथ 19वें नंबर के जो है ना जैन तीर्थंकर थे। 19वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे और जिनका प्रतिचिन्ह क्या था? कलश था। क्या था? कलश था। आगे क्वेश्चन 72 पे कह रहा है सबसे पहले बिहार पहुँचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली।
तो पुर्तगाली सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, और पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बोलेगा तो बंगाल में हुगली था। ठीक है, और क्वेश्चन आइए 73 पे। देखिए यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग बना लीजिएगा, बाकी इसका हम PDF भेज देंगे। यहाँ पे आंसर हम टिक कर दे रहे हैं। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 74 का बात करें, 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए 75 का जो है ना जी के क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जिस प्रकार स्टील संबंधित नहीं, यहाँ तो नहीं, एक तरह से रीजनिंग क्वेश्चन है। जिस प्रकार स्टील संबंधित है बोकारो से, उसी प्रकार जो है ना होजरी संबंधित है किससे? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुधियाना में। क्या है? लुधियाना। ठीक है, आइए क्वेश्चन है 76 पे। 76 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे 77 का आंसर क्या होगा? 77 जो देखिए यहाँ से जीके का क्वेश्चन है, वगैरह बेतवा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। तो बेतवा नदी विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। ये यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है, और ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच बहती है। ठीक है, बेतवा नदी। आइए क्वेश्चन ये 78 पे कर रहा है, भारत में स्त्री मंडल के संस्थापक थे कौन? भारत में स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरला देवी चौधराइन। क्या है? सरला देवी चौधराइन। ठीक है, याद रखिएगा भारत में स्त्री मंडल की स्थापना सरला देवी चौधराइन ने किया था। इलाहाबाद में 1910 में किया था। कब किया था? 1910 में किया था। 1910 में स्थापना किया था। आइए क्वेश्चन रही 79 पे। 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? बताइए। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री देशमुख। क्या? श्री देशमुख। आइए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में। क्या? 1988 में किया गया था। आइए क्वेश्चन 81 पे, रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं में लिखा हुआ होता है? रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं में लिखा हुआ होता है? तो क्या होगा? तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 भाषा में। क्या? 17 भाषा में। तो हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा होता है। और रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने किया था। आइए क्वेश्चन 82 करा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? एक योजना से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए योजना का भी क्वेश्चन मतलब जो भी अथी है ना, आपके पास जो भी मटेरियल उसे पढ़ लीजिए, आपको करंट में भी मिल जाएगा, उससे आप एक बार देख लीजिएगा। तो 82 कह रहा है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी? बाकी अगर होगा तो हम करवा देंगे। तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में हुआ था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आज क्वेश्चन 83 पे कह रहा है, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? कह रहा है विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था, याद रखिएगा। आज क्वेश्चन 84 पे कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं, कह रहा है विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता कारण क्या था? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? मौसमी की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का क्या? आगमन। तो कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता कारण क्या था? तो मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। ठीक है, आइए क्वेश्चन आइए 85 पे कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया है? बताइए। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं में। क्या? किसमें? 5वीं में। आगे करा क्वेश्चन 86 करा कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वसरिया की पुस्तक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई। यह प्रस्ताव कब आया था? तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। आगे क्वेश्चन 87 है। देखिए यहाँ समय तक क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। आंसर हम टिक आउट कर दे रहे हैं। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। 87 का बी होगा। 88 का बात करें, 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 का ए होगा। 89 का बात करें, 89 का सही उत्तर क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। 90 का बात करें तो 90 का जो सही उत्तर होगा 90 का क्या होगा? तो सी होगा, 24। 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 का बात करें, 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 का डी होगा। 93 का बात करें, 93 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 का बी होगा। 94 का बात करें, 94 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 पर बात करें, 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का सही उत्तर होगा 95 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 95 का तो सी होगा। क्या होगा? 95 का सी होगा। अब वही क्वेश्चन है 96 पे। देखिए यहाँ कह रहा है कि हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? बताइए।
यहाँ से करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। आगे क्वेश्चन 97 पे कह रहा है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमला किस ऑपरेशन के तहत किया था? कह रहा है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया था? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑपरेशन अल अक्सा। क्या ऑपरेशन अल अक्सा? आगे 98 नंबर पे आई, कह रहा है लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का निवास करता है, कितना? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023। तो कह रहा है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत। ठीक है। आगे क्वेश्चन 99 पे कह रहा है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी हो। इनमें से सभी का है सही है। तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियाँ वाला कमल है, बिल्कुल सही है। अब प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। आदर्श वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ठीक है, तो सही उत्तर है। सभी कथन क्या है? सही है। आगे क्वेश्चन 100 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा नहीं बना, लेकिन ब्राज़ील, रूस और चीन बना है। याद रखिएगा जो है ना कि कह रहा है कि ब्रिक्स में जो है ना, ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और ब्रिक्स में जो है ना 4 देशों मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के एक समूह के रूप में की गई थी। और दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद सितंबर 2010 में इसका नाम जो है ना ब्रिक्स कर दिया गया। पहले ब्रिक के नाम के स्थापना होता है, ब्रिक के नाम से। और बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, उसके बाद क्या होगा? इसको 2010 में जो है 2010 में इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये सेट नंबर था 14, सेट नंबर 14 कंप्लीट हो गया। बाकी अगले क्लास में सेट नंबर 15 देखेंगे। आप लोग क्लास को हर जगह शेयर कर दिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।